नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचीवर्स इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है और विश्व स्तर पर इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी 50% जो आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से 50% लोग आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी होती है, आपको पता है कि इकोनॉमी हमारी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तो हालत ख़राब है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी में योगदान है इसका कितना है, 18% है। लोग तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, 50% करीबन, लेकिन जो इसकी जीडीपी में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हिस्सा है वो है 18% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी वैसी हाल है। अगर बात करें सर्विस सेक्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, ग्रोथ की है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं अभी भी, जिस पर हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, राइस का, स्पाइसेस और अदर प्रोडक्ट का। ये हरित क्रांति के बाद ये इन चीज़ों में उभर के आया है। देखिए, 1965 में जब युद्ध हुआ, किसानों की स्थिति तो उससे पहले भी अच्छी नहीं थी भारत में, लेकिन 1965 के बाद तो यहाँ अनाज की बहुत और ज़्यादा दिक्कत होगी पाकिस्तान से युद्ध के बाद। तो उसके बाद कुछ ना कुछ लाना था, तो हरित क्रांति उस समय एम एस स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ लाई गई। और जो गेहूँ, जिसमें गेहूँ का बहुत भयंकर उत्पादन हो, बहुत ज़्यादा उत्पादन इसमें किया गया गेहूँ का, एम एस स्वामीनाथन को ही इसका श्रेय जाता है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके उसमें ये ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर शब्द की बात करें, इसकी शुरुआत आपकी 1940 और 1960s के बीच हुई, जो आपका विकासशील देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में किया गया था। वास्तव में मैं कहूँ तो हरित क्रांति जो शब्द है वो आपकी आई 1960 के बाद लोगों के सामने, यानी कि दुनिया के सामने इस शब्द के बारे में जानकारी हुई लोगों को। नॉर्मन बोरलॉग इसका जन्मदाता कहा जाता है। इसमें क्या किया था कि जो कृषि है उसको आधुनिक तरीके से और उपकरणों की सहायता से उस कृषि को करने पर जोर दिया गया था। केमिकल्स का यूज़ करके, यानी कि आपका केमिकल, रासायनिक उपकरणों का, रासायनिक खादों का उपयोग करके उन फसलों को तैयार करना और अधिक उत्पादन करने का इसका लक्ष्य था, जो आपके नॉर्मन बोरलॉग में मैक्सिको में सबसे पहले शुरू किया गया था, जो आपके हरित क्रांति है। इसमें जो हरित क्रांति है, इनका श्रेय 1967 और 1968 में शुरुआत करने का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। इनको नोबेल अवार्ड भी दिया जा चुका है इसके लिए। तो ये आपका जाता है हरित क्रांति का जो जनक है, वो कहा जाता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। देखो, इन्होंने किया क्या था, गेहूं की एक बौनी प्रजाति विकसित की थी। गेहूं की बौनी प्रजाति का मतलब है कि इन्होंने गेहूं का जो पौधा होता है उसकी बौनी प्रजाति बनाई थी। एक इन्होंने क्या किया था, जो गेहूं का पौधा है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होता है, 14 होते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर बात करें इंसानों में तो 46 होते हैं गुणसूत्र, तो वैसे ही आपका जो गेहूँ की फसल है उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक केमिकल का यूज़ किया था गेहूं की फसल में। कोल्चेसिन नामक को केमिकल था, रसायन था, जिसका यूज़ करा था, और इन्होंने एक गेहूं की बौनी प्रजाति बनाई थी उस। अब ये क्या होता है, तना उससे छोटा हुआ था, पौधा तो छोटा हो गया था, लेकिन जो उसका बीज था, जो आपका गेहूं का जो अनाज उगने वाला हिस्सा है वो ज़्यादा फूल गया ना, मतलब कि उसमें अनाज की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। इस तरीके से इन्होंने उत्पादन को बढ़ाया था जो नॉर्मन बोरलॉग है। ये है आपके नॉर्मन बोरलॉग। उस समय ये 1967 और 1968 में किया गया था। भारत में इसको लाने का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को भारत में, ये इन्हीं के शिष्य थे, ये काफ़ी यंग एज में ये चले गए थे इनके पास, और इन्हीं से ये सीख के आए थे। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो पहला अवार्ड है, आप कहें तो जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो दिया जाता, तो पहले व्यक्ति हैं जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड पाने वाले, वो हैं आपके एम एस स्वामीनाथन पूरे विश्व में। हरित क्रांति में अभिप्राय क्या था कि आप सीधा सा मतलब ये समझ सकते हैं कि गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनना। गेहूं और चावल यानी कि अनाज में आत्मनिर्भर बनाना, यही इस हरित क्रांति का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। इससे पहले देखिए, भारत एक मानसून पर आधारित डिपेंडेंट देश है,
मानसून होती तो उस समय तो देश का काम चल जाता था, लेकिन जब मानसून चले जाता था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ अनाज की हो जाती। तो इसलिए भारत सरकार को अलग अलग देशों में जाकर अनाज का क्या कहता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो इसके कारण भारत को विश्व भर में भीख का कटोरा भी कहा जाता था। इसके तो इस क्रांति के बाद लोगों की मानसिक जो स्थिति है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो भी चेंज हुआ। क्योंकि इससे पहले जो किसान थे वो सोचते थे खाली हमारा एक दिन का जो खाने का राशन है उसका खर्चा निकल जाए, उसी तरीके से वो कृषि को करते थे। लेकिन इस क्रांति के बाद किसानों की जो मानसिक सोच है या जो लोगों की मानसिक सोच है इसके प्रति, उसमें ये आपका चेंज हुआ, ये मानसिक सोच में परिवर्तन हुआ। और ये देखा गया कि हम इससे केवल अपनी दिनचर्या ही नहीं, मतलब कि एक जो राशन जुटा नहीं सकते, बल्कि हम इससे लाभ भी अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इससे हम पैसे वगैरह भी अपना कमा सकते हैं, जीवन याचिका भी चला सकते हैं। आगे बात करें हम तो हरित क्रांति का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ क्या कहते हैं लागू की। इसमें पारंपरिक बीजों का यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का यूज किया गया, और जिससे कि फसल में क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसके आगे हम देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए 1960 और 1963 के बीच भारत के 7 राज्यों के 7 जिलों में इस जो हरित क्रांति है इसका प्रयोग किया गया, और ये परीक्षण जो था सफल रहा था। तो इसी के तहत आपका 1967 और 1966 में आपका हरित क्रांति को पूरे भारतवर्ष में औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। ऐसा नहीं कि इससे पहले सरकारें कृषि क्षेत्र में काम नहीं कर रही थी, भारत की कृषि क्षेत्र में काम तो कर रही थी, लेकिन किसानों को ये बताया नहीं जाता था कि आपको किस प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज करना है, किस प्रकार के बीजों का आपको प्रयोग करना है, पानी का कितना प्रयोग करना है। तो उनको एजुकेट नहीं किया जाता था इसके बारे में, तो जिस कारण से हम कृषि क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पा रहे थे, पिछड़ रहे थे जिस कारण। तो इस हरित क्रांति के बाद आपका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। गेहूं का तो बहुत ही भयंकर आपका प्रोडक्शन बढ़ा, जो मान के चले कि 25% आपका जो वीट का उत्पादन होता था गेहूँ का, वो आपका उसका डबल हो गया, यानी कि 48 या 50% तक उसका प्रोडक्शन पहुँच गया था। तो इतनी ज़्यादा गेहूँ की फसल में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। इसका जो लाभ है, हालांकि वो आपके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उन इलाकों में इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। साउथ इंडिया में इसका इतना फ़ायदा बिल्कुल भी देखा नहीं गया था, क्योंकि यहाँ गंगा नदी है, बाकी जो नदियाँ हैं उनका स्थान पाया जाता है, और नदियों के जहाँ नदियाँ मिलती हैं तो वो मिट्टी आपकी उपजाऊ होती है, वो हिस्सा वो एरिया आपका उपजाऊ होता है। इसलिए वहाँ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तर भारतीय मैदानों में पाई जाती है, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो भारत में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊपन उसमें होता है। 42% उसमें करीबन भारत में इतनी जलोढ़ मिट्टी इतने परसेंट भाग पर पाई जाती है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था और 7 चयनित जिलों में उसकी, तो जिसके कारण सफल रहा। तो पूरे भारतवर्ष में इसको 66 और 67 में इसको औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। इसी के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का इसमें नारा भी दिया था इस क्रांति के बाद, और लोगों ने इसको बहुत अपनाया भी था। ये तक लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आप अपने घर के अंदर भी खेती करना शुरू कर दो। तो ये लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ये काम किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें उत्पादन बढ़ा था लोगों को, और लोगों को रोज़गार भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रदान हो रहा था। 80 आपका जो 1980 तक इसमें 40% हमारी जीडीपी में योगदान था एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी भी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मजबूत है कृषि क्षेत्र, तो उस देश में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर एक बेस है जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। देश कोई तरक्की कर रहा है तो उसका कारण है वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, इसका ये मतलब। तो इसका जो लाभ हुआ था आपका हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों इलाकों में हुआ था, ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में, क्योंकि पंजाब तो आपका गिफ्टेड है क्योंकि 5 नदियों का संगम है, इसीलिए पंजाब कहा जाता है। तो इस कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊपन होता है, जिसके कारण आपका वहाँ क्या होता है, इस हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिला था पंजाब में। आगे देखें तो इसकी उपलब्धियों के लिए हमने जिन तकनीकों का और बहुत सारी संस्थाओं को भी बनाया था, और काफ़ी सारी तकनीकें को अभी इसमें यूज किया गया, जिससे हमारा कृषि क्षेत्र जो है काफ़ी उसमें सुधार हुआ था। कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी और संस्थागत क्या क्या सुधार हुए थे,
एक तो आपका जो आपके ये रासायनिक उर्वरक हैं उनकी प्रयोग में वृद्धि हुआ था, ये अच्छा नहीं होता, इसका हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। उन्नतशील बीजों और नई किस्म की बीजों का आप में प्रयोग में इसमें वृद्धि हुई थी। अब जो केमिकल का यूज है, ये आप केमिकल का यूज अच्छा तो नहीं होता है कृषि के लिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था पूरे आपके हरित क्रांति में। इसका एक गलत प्रभाव भी पड़ा था जिसको माना जाता है। उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया था, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता ताकि प्रोडक्शन आपका क्या हो सके, बढ़ सके। और सिंचाई सुविधाओं में नलकूप का, हैंडपम्प का इसमें प्रयोग किया गया था और काफ़ी ज़्यादा सिंचाई सुविधाओं के तेज़ी से विस्तार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसी के तहत तो लागू की गई थी। फिर आगे है इसमें कि भूमि पर जो वर्ष में एक जो भूमि है, खेत है, उसमें एक से अधिक फसल लगाकर उसके उत्पादन को बढ़ाना, अलग एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को लगाना और उसके उत्पादन को बढ़ाना। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी और अलग अलग कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया था। नहीं, ये महंगे तो काफ़ी थे लेकिन उस टाइम, लेकिन फिर भी सरकार ने इनका प्रयोग किया गया था। और कृषकों को व्यावसायिक क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से इन्होंने विकसित करने के उद्देश्य से ये कार्य किए थे, किसकी सेवा केंद्र, ताकि उनको जागरूक किया जाए, बताया जाए कि किस प्रकार से आपको खेती करनी है और किस प्रकार से फर्टिलाइज़र उसका यूज करना है आपको। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें बताई गई थी। कृषि में जो एग्रीकल्चर उसमें प्रोडक्शन हुआ था, उसमें उत्पादन में क्या क्या चीज़ें वृद्धि हुई थी। तो कृषि उत्पादन में तो आपका उत्पादन में तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, प्रोडक्शन हुआ था इंक्रीज बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था इसमें। कृषि में परंपरागत स्वरूप में जीवन निर्वाह के व्यावसायिक कृषि, यानी कि जो लोग थे वो कृषि क्षेत्र में क्या थे, जीवन निर्वाह पर डिपेंड थे खाली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे लाभ अर्जित भी शुरू करना गया और अपनी आय में, इससे किसानों की आय में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई इस प्रोडक्शन के कारण। उन्नतशील बीजों में रासायनिक खादों में सिंचाई मशीनों का प्रयोग किया। उन्नतशील बीजों का, रासायनिक खादों का, सिंचाई तथा मशीनों का उत्पादन बढ़ा, जिससे कृषकों के पास बचत का उल्लेखनीय मात्रा बढ़ गई। जिससे किसानों का क्या था, एक तो समय बचता था मशीनों का प्रयोग करके और पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा उनकी बचत थी और देश के विकास में उनको काम में लाया जाने लगा किसानों को। अनाज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। भारत जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसमें आपकी सब्सिडी प्रदान की गई, इससे पहले नहीं दी जाती थी। इसके बाद हरित क्रांति के बाद आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP प्राइस भी था वो भी किसानों को दिया जाने लगा। किसानों की आय बढ़ने के कारण उनके सामाजिक और शैक्षिक स्तर में बढ़ने लगा। अगर कोई भी आपका व्यवसाय अगर वो तरक्की करेगा तो आपको लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो उसके लिविंग जो उनकी डेली लाइफ है उनमें चेंजेस आएंगे, उनकी शैक्षिक अच्छी एजुकेशन लेने में वो काबिल होंगे और सामाजिक स्तर पर भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस हरित क्रांति में आए थे। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या थे। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग हुआ था। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी इसमें नुकसान हुए थे। अब देख सकते हैं कि कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, यूज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि स्वास्थ्य संबंधी हमको नुकसान हुए थे। जो DDT है आपका कीटनाशक है DDT, उसका भी इसमें प्रयोग किया गया था। भारत जो है पूरे विश्व में कीटनाशक कानून बनाने वाला पहला देश है। 1968 में कीटनाशक कानून भारत के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लागू होने में DDT पर प्रतिबंध लगने पर वो आपका 1983 पर उस पर प्रतिबंध लगा। लेकिन कानून अगर किसी ने कीटनाशक पर बनाया है तो भारत उसमें विश्व में पहला देश है। तो हरित क्रांति पर इन कीटनाशकों का जो प्रयोग हुआ था इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गए, काफ़ी ज़्यादा पक्षियों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जो पक्षी पहले पाए जाते तो अब दिखते भी नहीं हैं, वो इसी के कारण, इन कीटनाशकों के कारण भी उनकी जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। आप देखते होंगे कि मानसून में पहले आपके वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पक्षी आते होंगे लेकिन वो अब दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा इसका खराब प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का जो लाभ है सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित रहा, छोटे किसानों का इसका लाभ से वंचित रह गए। जो बड़े किसान के थे उनके पास बड़े खेत थे, ज़्यादा हेक्टेयर भूमि थी, तो ज़्यादा खेती करते थे और अलग अलग प्रकार के अलग अलग फसलों का उत्पादन करते थे, जिसके कारण वो ज़्यादा अमीर हो गए। और जो छोटा किसान था वो गरीब, और जो जितना था उससे वो और ज़्यादा गरीब हो गया। तो इसका लाभ जो था वो आपके
छोटे किसानों को ना मिलकर बड़े किसानों को मिला था। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ सिर्फ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक ही क्या रहा था, सीमित रहा था। मैंने कहा था कि पंजाब और पश्चिमी प्रदेश और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों तक ही ये आपका जो हरित क्रांति के जो प्रभाव थे, जो फसलों का उत्पादन, जो प्रोडक्शन था, इन्हीं को इनका सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा था पंजाब वाले क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा हरियाणा में। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के स्तर में गिरावट होगी। तो अधिक जो नलकूप वगैरह लाए तो भूमि जो भूजल है जो उसके जो स्तर में भी इसके कारण गिरावट हो गई। हालांकि इसके लिए बात की जा रही कि अब नई हरित क्रांति आपकी लाई जाएगी, दूसरा द्वितीय हरित क्रांति लाई जाएगी। 2011-12 में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट हालांकि पड़ी हुई है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, तो वो रिपोर्ट को निकालें और उसको काम करने पर सरकार को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए। हालांकि अब ये भी है कि जो हरित क्रांति के पहले नकारात्मक प्रभाव हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, पहले उनको दूर करना ज़रूरी है, तभी इस जो हम दूसरी हरित क्रांति हम लाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा हम काम कर सकें। अगर उसको हम दूर करते हैं उन कमियों को, तभी हम इस जो द्वितीय हरित क्रांति है उसमें अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, उसको ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम उसमें उत्पन्न कर पाएंगे, जो फसलों का उत्पादन बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भी ज़्यादा इसमें बनने के और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस लेक्चर में हमने पूरी हरित क्रांति को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।